नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी जेट एग्जामिनेशन 2026 के लिए राजनीति विज्ञान यूनिट नंबर 8 से 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि आपका है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, दैट इज पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। इसके हम लोग 100 क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जेपीएससी के द्वारा जो इसका एग्जाम लिया जाएगा वह 29 मार्च को लिया जाएगा। तो जिनको भी अगर प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा झार एप्लीकेशन में आपको राजनीति विज्ञान के 15,000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बुकलेट और इसका रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि अभी ऑफर प्राइस में आपको 999 पे ये मिलेगा। इसके साथ में आपको 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा। वहीं अगर पेपर 1 अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा, और इसका प्राइस जो है आपका 249 है अभी ये ऑफर प्राइस में। वहीं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का बुकलेट चाहिए, कंप्लीट बुकलेट, तो वो भी आपको मिल जाएगा, और ये अभी आपको ऑफर प्राइस में 499 पे मिलेगा। कितना? तो 499 पे। तो जिनको भी अगर लेना हो बुकलेट्स वगैरह तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8271113645। क्या इतना है? एक बार फिर से बता देता हूँ, 8271113645। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, गुनार मिडल्स ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में भारतीय राज्य की प्रकृति को क्या कहा है? तो गुनार मिडल्स ने एशिया ड्रामा में भारतीय राज्य की प्रकृति को क्या कहा है? तो यह मृदु राज्य का है, दैट इज सॉफ्ट स्टेट, जहां नीतियां तो बनती है लेकिन उनका कार्यान्वयन कमजोर होता है। क्या होता है? नीतियां तो बनाई जाती है लेकिन उसका जो कार्यान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वह कमजोर है। अगला प्रश्न है, लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में परिभाषित किया है? तो लॉयड और सुजैन ने किस रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है? तो कमांड पॉलिटी। किस रूप में? तो कमांड पॉलिटी और डिमांड पॉलिटी के बीच संघर्ष। किसके रूप में? तो कमांड पॉलिटी और डिमांड पॉलिटी के बीच संघर्ष के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजन विकास के मॉडल डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो भारत में नियोजन विकास के मॉडल का वास्तुकार जो है वो पीसी महालनोबिस जी को माना जाता है। किस लिए? क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस पर ये आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रणब वर्धन ने भारतीय राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में किन 3 प्रभुत्वशाली वर्गों की पहचान की है? तो किसकी किसकी पहचान की है? तो उद्योगपति, अमीर किसान और पेशेवर नौकरशाही। किसकी? तो उद्योगपति, अमीर किसान और पेशेवर नौकरशाही की। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 किस मॉडल पर आधारित थी? यह राव मनमोहन मॉडल पर आधारित थी। किस पर? तो राव मनमोहन मॉडल पर यह आधारित थी। अगला प्रश्न है, अतुल कोहली ने भारत के विकास मॉडल को क्या संज्ञा दी है? तो अतुल कोहली ने भारत के जो विकास मॉडल है उसको क्या कहा है? तो अतुल भारत का असमान विकास। क्या कहा है? तो अतुल्य भारत का असमान विकास। अगला प्रश्न है, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन जो है वह 1 जनवरी 2015 को किया गया। कब? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का भारतीय राजनीति पर सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? तो हरित क्रांति का भारतीय राजनीति पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? तो मध्यम कृषक जातियों का राजनीतिक उदय। क्या हुआ? तो मध्यम कृषक जातियों का राजनीतिक उदय। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन और ज्यां द्रेज ने भारत के विकास के संदर्भ में किस बात पर सर्वाधिक जोर दिया? तो अमर्त्य सेन और ज्यां द्रेज ने
भारत के विकास के संदर्भ में किस बात पर सर्वाधिक जोर दिया? तो क्षमता निर्माण और मानव विकास पर। किस पर? तो क्षमता निर्माण और मानव विकास पर। अगला प्रश्न है बॉम्बे प्लान 1944 किस विचारधारा का समर्थक था? तो बॉम्बे प्लान जो था वो किस धारा का समर्थक था? तो वह राज्य नियंत्रित पूंजीवादी विकास का। किसका? तो राज्य नियंत्रित पूंजीवादी विकास का समर्थक था कौन? तो बॉम्बे प्लान 1944। अगला प्रश्न है भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार द्वारा लागू की गई थी? तो रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है यह जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 80 के बीच लागू की गई थी। कब? तो 1978 से 80 के बीच रोलिंग प्लान अवधारणा जो है यह जनता पार्टी के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है विकास का केरल मॉडल किस पर केंद्रित है? तो विकास का जो केरल मॉडल है वो किस पर केंद्रित है? तो उच्च सामाजिक विकास दैट इज शिक्षा और स्वास्थ्य कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद। यानी जो केरल का विकास मॉडल है वह उच्च सामाजिक शिक्षा कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद है। यह केरल का है विकास मॉडल है। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य न तो पूरी तरह से उदारवादी है और न ही पूरी तरह से मार्क्सवादी। यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है यह सुदीप्त कविराज का है। किसका है? तो सुदीप्त कविराज का है। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है वैश्वीकरण के दौरान या वैश्वीकरण के दौर में भारतीय राज्य की बदलती भूमिका को विद्वानों ने किस शब्द से वर्णित किया है? तो किस शब्द से वर्णित किया है? तो नियामक राज्य दैट इज रेगुलेटरी स्टेट के रूप में वर्णित किया है। ये क्या होता है कि सेवा प्रदाता से नियामक की भूमिका में बदलाव। क्या होता है? तो सेवा प्रदाता से नियामक की भूमिका में बदलाव को ही क्या बोलते हैं? नियामक राज्य बोला जाता है। अगला प्रश्न है जोसेफ स्टिग्लिच ने वैश्वीकरण के किस पहलू की आलोचना की है जो भारतीय संदर्भ में भी प्रासंगिक है? तो जोसेफ स्टिग्लिच ने वैश्वीकरण के किस पहलू की आलोचना की है? तो आर्थिक असमानता में वृद्धि की। किसकी? तो आर्थिक असमानता में वृद्धि की आलोचना की है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण स्थानीय संस्कृतियों को नष्ट करता है। वैश्वीकरण जो है स्थानीय संस्कृतियों को नष्ट नहीं करता बल्कि उनका संस्करण यानी हाइब्रिडाइजेशन करता है। भारतीय संदर्भ में यह किसका तर्क है? यह है रोलैंड रॉबर्टसन का तर्क है। किसका? तो रोलैंड रॉबर्टसन का तर्क है ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? तो ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में। अगला प्रश्न है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है यह 2005 में पारित किया गया। कब? तो 2005 में यह पारित किया गया। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में कृषि सब्सिडी को लेकर भारत की मुख्य मांग क्या रही है? तो कृषि सब्सिडी को लेकर भारत की मुख्य मांग क्या रही है? तो खाद्य सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा। क्या? तो फूड सिक्योरिटी एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी। अगला प्रश्न है वंदना शिवा वैश्वीकरण का विरोध मुख्य रूप से किस आधार पर करती है? तो वंदना शिवा जो है वो वैश्वीकरण का विरोध करती है किस मुख्य आधार पर? तो जैव चोरी और पारिस्थितिकी विनाश पर। किस पर? तो जैव चोरी और पारिस्थितिक विनाश पर। अगला प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण के सामाजिक निहितार्थ के रूप में मैकडोनलाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो मैकडोनलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो उपभोग के पैटर्न और सांस्कृतिक एकरूपता का बढ़ना। क्या है? तो उपभोग के पैटर्न और सांस्कृतिक एकरूपता का बढ़ना। ये किसका अर्थ है? तो मैकडोनल्डाइजेशन का। किसका? तो मैकडोनल्डाइजेशन का अर्थ है। अगला प्रश्न है रजनी कोठारी ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के लिए कौन सा प्रसिद्ध वाक्यांश गढ़ा? तो कौन सा प्रसिद्ध वाक्यांश गढ़ा है?
तो जाति का राजनीतिकरण। क्या? तो जाति का राजनीतिकरण जो वाक्य है यह रजनी कोठारी के द्वारा गढ़ा गया है भारतीय राजनीति के संदर्भ में। अगला प्रश्न है M.N. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा किस प्रक्रिया को दर्शाती है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है वह किस प्रक्रिया को दर्शाती है? निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के रीति रिवाजों का अनुकरण कर सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करना। क्या करना? तो निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के रीति रिवाजों का अनुकरण कर सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करना, यह M.N. श्रीनिवासन की संस्कृतिकरण की अवधारणा का मुख्य बिंदु है। अगला प्रश्न है भारत की मूक क्रांति पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्होंने निम्न जातियों के उदय का विश्लेषण किया है? तो भारत की मूक क्रांति के लेखक कौन हैं? तो क्रिस्टोफ जाफर लोट है। कौन है? तो क्रिस्टोफ जाफर लोट है। अगला प्रश्न है आशुतोष वर्षने के अनुसार सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है अंतर सांप्रदायिक नागरिक जुड़ाव। क्या है? तो अंतर सांप्रदायिक नागरिक जुड़ाव। अगला प्रश्न है हिंदुत्व शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो B.D. सावरकर को जाता है। किसको? तो B.D. सावरकर को जाता है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 350B क्या करता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है पॉल ब्रास ने भारतीय राजनीति में भाषा और धर्म के उपयोग को क्या कहा है? तो भाषा और धर्म के उपयोग को क्या कहा है? तो वाद्य यंत्रवाद कहा है। क्या कहा है? तो वाद्य यंत्रवाद कहा है। संभ्रांत वर्ग द्वारा शक्ति के लिए प्रतीकों का उपयोग है। क्या है? तो संभ्रांत वर्गों द्वारा शक्ति के लिए प्रतीकों का उपयोग है। कौन सा? तो वाद्य यंत्रवाद। अगला प्रश्न है मंडल आयोग की रिपोर्ट जिसने ओबीसी आरक्षण की सीमा सिफारिश की किस वर्ष लागू की गई? तो मंडल आयोग की रिपोर्ट जो है जिसमें ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की गई थी यह 1990 में बीपी सिंह सरकार द्वारा लागू की गई। किसके द्वारा? तो बीपी सिंह सरकार द्वारा 1990 में इसे लागू की गई। अगला प्रश्न है दलित राजनीति में बहुजन की अवधारणा को किसने संस्थागत रूप दिया? तो बहुजन की अवधारणा को किसने संस्थागत रूप दिया? यह कांशीराम के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो कांशीराम के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत में पहचान की राजनीति मुख्य रूप से किस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है? तो पहचान की राजनीति जो है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो बाहरी बनाम स्थानीय और निर्जातीय स्वायत्तता के बीच। अगला प्रश्न है जाति व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र के लिए बाधक नहीं बल्कि सहायक सिद्ध हुई है क्योंकि इसने लोगों को लामबंद किया। यह तर्क किसका है? यह तर्क रुडोल्फ और रुडोल्फ का है। किसका है? तो रुडोल्फ और रुडोल्फ का है। अगला प्रश्न है सच्चर समिति 2005 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो सच्चर समिति का गठन जो है वो किस उद्देश्य से किया गया था? तो मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। किसके लिए? तो मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। अगला प्रश्न है क्रीमी लेयर का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में प्रतिपादित किया गया? तो क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है वो किस वाद में प्रतिपादित किया गया? तो इंदिरा साहनीवाद 1992 में। किसमें? तो इंदिरा साहनीवाद 1992 में। अब हम देखते हैं सामाजिक आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है घनश्याम शाह ने भारत में सामाजिक आंदोलनों को किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो सुधारात्मक,
रूपांतरकारी और क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में। किसमें? तो सुधारात्मक, रूपांतरकारी और क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस विचारधारा पर आधारित था और इसे पारिस्थितिक नारीवाद से किसने जोड़ा? तो पारिस्थितिक नारीवाद से किसने जोड़ा? तो गांधीवादी विचारधारा से चिपको आंदोलन जो था वह आधारित था, और वंदना शिवा ने इसे पारिस्थितिक नारीवाद से जोड़ा। किससे? तो पारिस्थितिक नारीवाद से वंदना शिवा के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स आंदोलन 1972 किस अमेरिकी आंदोलन से प्रेरित था? तो दलित पैंथर आंदोलन जो था यह ब्लैक पैंथर मूवमेंट से यह प्रेरित था। अगला प्रश्न है, नए सामाजिक आंदोलन न्यू सोशल मूवमेंट शब्द का प्रयोग भारत में किन मुद्दों के लिए किया जाता है? तो किन मुद्दों के लिए किया जाता है? तो पर्यावरण, महिला अधिकार और विस्थापन यानी वर्ग संघर्ष से परे मुद्दों के लिए नए सामाजिक आंदोलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन के उदय का श्रेय मुख्य रूप से किस नेता को जाता है? यह महेंद्र सिंह टिकैत को जाता है। किनको? तो महेंद्र सिंह टिकैत को भारतीय किसान यूनियन के उदय का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने विकास के किस मॉडल को चुनौती दी? तो बड़े बांध आधारित विस्थापनकारी विकास मॉडल को। किसको? तो बड़े बांध आधारित विस्थापनकारी विकास के मॉडल को नर्मदा बचाओ आंदोलन ने चुनौती दी। अगला प्रश्न है, गेल ओमवेट ने भारतीय सामाजिक आंदोलन में किस वर्ग की भूमिका को प्रमुखता से उभारा? तो गेल ओमवेट ने किस वर्ग की भूमिका को उभारा? तो दलित, बहुजन और किसान की। किसकी? तो दलित, बहुजन और किसान की। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग नहीं बल्कि भारत के शूद्र हैं, यह नारा किस आंदोलन से संबंधित था? तो यह आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार से संबंधित है। किससे? ये आत्मसम्मान आंदोलन जो कि पेरियार के द्वारा चलाया गया था उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार आरटीआई आंदोलन का नेतृत्व किस संगठन ने किया था? तो किस संगठन ने किया था? तो मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा किया गया था, और इससे जुड़ी हुई है कौन? तो अरुणा रॉय जो है इसी से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, शरत जोशी ने भारत के ग्रामीण शहरी विभाजन को क्या नाम दिया? तो शरत जोशी ने भारत के ग्रामीण शहरी विभाजन को क्या नाम दिया? तो भारत बनाम इंडिया। क्या नाम दिया? तो भारत बनाम इंडिया। अगला प्रश्न है, तेलंगाना किसान संघर्ष 1946 से 51 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किस क्षेत्र में चलाया गया था? तो तेलंगाना किसान संघर्ष जो है यह हैदराबाद रियासत में चलाया गया था निजाम के खिलाफ। किसके खिलाफ? तो निजाम के खिलाफ यह चलाया गया था। अगला प्रश्न है, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन की संस्थापक कौन थी? तो सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन की संस्थापक जो थी वो इला भट्ट थी। कौन थी? इला भट्ट थी। अगला प्रश्न है, पार्थ चटर्जी ने नागरिक समाज और राजनीतिक समाज के बीच क्या अंतर बताया है? तो पार्थ चटर्जी ने नागरिक समाज और राजनीतिक समाज के बीच क्या अंतर बताया है कि नागरिक समाज अभिजात वर्ग का है, जबकि राजनीतिक समाज में गरीब और हाशिए के लोग शामिल हैं जो अनौपचारिक माध्यमों से राज्य से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, रजनी कोठारी ने गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज और सामाजिक समूहों को क्या कहा है? तो क्या कहा है? तो गैर दलीय राजनीतिक संरचनाएं कहा है। क्या कहा है? तो गैर दलीय राजनीतिक संरचनाएं कहा है, यानी नो पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। अगला प्रश्न है, सुदीप्त कविराज के अनुसार भारत में नागरिक समाज की सीमा क्या है? तो भारत में नागरिक
समाज की सीमा क्या है? यह केवल अंग्रेजी बोलने वाले शहरी मध्यम वर्ग तक सीमित है। क्या है? यह केवल अंग्रेजी बोलने वाले शहरी मध्यम वर्ग तक सीमित है। अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 किस नागरिक समाज आंदोलन का परिणाम था? यह इंडिया अगेंस्ट करप्शन का परिणाम था। किसका? तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का यह परिणाम था। अगला प्रश्न है, नीरजा गोपाल जयाल के अनुसार भारत में नागरिक समाज किस विरोधाभास से जूझ रहा है? तो किस विरोधाभास से जूझ रहा है? तो लोकतंत्र को गहरा करना बनाम नव उदारवादी एजेंडे को बढ़ावा देना। किसको? तो लोकतंत्र को गहरा करना यानी मजबूत करना और नव उदारवादी एजेंडे को बढ़ावा देना से जूझ। अगला प्रश्न है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना किसने की? तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना जो है यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई। किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई। अब हम देखते हैं भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। पहला प्रश्न है इसमें, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो फजल अली थे। कौन? फजल अली थे। अगला प्रश्न है, भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या है? तो भारत जो है एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यह किस संवैधानिक प्रावधान को दर्शाता है? ये अनुच्छेद 3 को दर्शाता है। किसको? तो अनुच्छेद 3 को दर्शाता है। उसमें कहा गया है कि संसद नए राज्यों का गठन और सीमा परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? तो संसद जो है वह नए राज्यों का गठन और सीमा परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न है, योगेंद्र यादव ने 1990 के बाद भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उभार को क्या कहा? तो क्षेत्रीय दलों के उभार को क्या कहा? तो दूसरा लोकतांत्रिक उभार कहा। क्या कहा? तो दूसरा लोकतांत्रिक उभार कहा, यानी कि सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहा। अगला प्रश्न है, उप क्षेत्रवाद यानी कि सब रीजनलिज्म का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? तो उप क्षेत्रवाद का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग या महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग, ये दोनों क्या है? ये उप क्षेत्रवाद का एक प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मिलन वैष्णव के अनुसार क्षेत्रीय दलों की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षेत्रीय दलों की जो प्रकृति होती है यह व्यक्ति केंद्रित और वंशवादी होती है। कैसी होती है? तो व्यक्ति केंद्रित और वंशवादी होती है क्षेत्रीय दलों की प्रकृति। किनके अनुसार? तो मिलन वैष्णव के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश है और इसका गठन जो हुआ था वो 1953 को हुआ था। अगला प्रश्न है, सौदेबाजी वाला संघवाद शब्द का प्रयोग मॉरिस जोन्स ने किस दौर के लिए किया? तो किस दौर के लिए किया? तो एक दलीय प्रभुत्व के दौर में केंद्र राज्य संबंधों के लिए। किसके लिए? तो एक दलीय प्रभुत्व के दौर में केंद्र राज्य संबंधों के लिए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय असमानता के कारण अनुच्छेद 371J किस राज्य से संबंधित है? तो 371J जो है यह कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, डगलस वर्नी ने 1990 के बाद के भारतीय संघवाद को क्या कहा है? तो संघीय गठबंधन कहा है। क्या कहा है? तो संघीय गठबंधन कहा है 1990 के बाद के भारतीय संघवाद को। किसके द्वारा? तो डगलस वर्नी के द्वारा। अब हम देखते हैं भारत में लिंग और राजनीति। पहला प्रश्न है, टुवर्ड्स इक्वालिटी 1974 रिपोर्ट किस विषय पर एक ऐतिहासिक दस्तावेज है? यह है भारत की महिलाओं की स्थिति पर। किस पर? तो भारत की महिलाओं की स्थिति पर एक क्या एक
दस्तावेज है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 15(3) जो होता है वो महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया है? तो कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया है? तो 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षण किया गया है, यानी कि अनिवार्य किया गया है। और यह जो है वो कई राज्यों में 50% है, जैसे बिहार और झारखंड में। अगला प्रश्न है, निवेदिता मेनन के अनुसार महिला आरक्षण विधेयक का मुख्य विरोध जो था मुख्य रूप से क्यों होता रहा? तो निवेदिता मेनन के अनुसार जो था वो महिला आरक्षण विधेयक का विरोध मुख्य रूप से क्यों होता रहा? तो कोटा के भीतर कोटा की मांग के कारण। क्या इसके कारण? तो कोटा के भीतर कोटा के मांग की कारण जो है यह मुख्य रूप से विरोध का कारण रहा। अगला प्रश्न है, शाह बानो केस 1985 ने भारतीय राजनीति में किस बहस को जन्म दिया? तो शाह बानो केस जो है वह किसको जन्म दिया? तो समान नागरिक संहिता को जन्म दिया। किसको? तो समान नागरिक संहिता बनाम व्यक्तिगत कानून को यह जन्म दिया। अगला प्रश्न है, नारीवादी राजनीति में निजी ही राजनीतिक है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है घरेलू मुद्दे जैसे हिंसा और भ्रम भी शक्ति संरचना का हिस्सा है और राजनीतिक है। क्या है? तो शक्ति संरचना का हिस्सा है और यह भी एक राजनीतिक है। अगला प्रश्न है, भारत में महिला मताधिकार किस अधिनियम द्वारा सीमित रूप में पहली बार दिया गया? तो भारत में जो महिला मताधिकार है वह पहली बार कब दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, इको फेमिनिज्म की प्रमुख भारतीय विचारक कौन है? तो वंदना शिवा जो हैं वह इको फेमिनिज्म की प्रमुख भारतीय विचारक हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, रजनी कोठारी ने 1967 में भारतीय दलीय प्रणाली को क्या नाम दिया? तो 1967 तक भारतीय दलीय प्रणाली को क्या नाम दिया? तो कांग्रेस प्रणाली। क्या नाम दिया? तो कांग्रेस प्रणाली, यह एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली। अगला प्रश्न है, मॉरिस डुअर्जर का कौन सा नियम भारतीय दलीय व्यवस्था पर आंशिक रूप से लागू होता है? तो कौन सा नियम जो है यह आंशिक रूप से लागू होता है? तो FPTP। कौन सा? FPT प्रणाली द्विदलीय व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। भारत में यह बहुदलीय में बदल गया। FTP दैट मीन्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि जिसको ज्यादा संख्या में वोट मिले, चाहे प्रतिशत कितना भी कम हो, सिर्फ इसमें वोट काउंट दिखाता है कि किसको ज्यादा वोट मिले, वही इसमें जीत दर्ज करती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? भारत में जो है वह किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? यह भारत निर्वाचन आयोग के पास है। किसके पास? तो भारत निर्वाचन आयोग के पास है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक विचारधारा क्या है? इसकी आधिकारिक विचारधारा है एकात्म मानववाद। क्या है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। यह दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित है और जो एकात्म मानववाद जो है यह दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो CPI का विभाजन जो है 1964 में हुआ। किसमें किसमें? तो CPI और CPIM दैट इज मार्क्सवादी में। अगला प्रश्न है, सुहास फलसीकर ने वर्तमान भारतीय दलीय प्रणाली 2014 के बाद
को क्या कहा है? तो सुहास फलसीकर ने क्या कहा है? तो भाजपा का प्रभुत्व। क्या कहा है? तो भाजपा का प्रभुत्व या दूसरा प्रमुख दल प्रभुत्व। अगला प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना किस विचारधारा पर की गई? यह फूले अंबेडकरवादी विचारधारा पर की गई। किस पर? तो फूले अंबेडकरवादी विचारधारा पर की गई। अगला प्रश्न है रेनबो कोलिशन का संबंध किस प्रकार की राजनीति से है? तो रेनबो कोलिशन का जो संबंध है वह किस प्रकार की राजनीति से है? तो विभिन्न सामाजिक समूहों का गठबंधन अक्सर सामाजिक न्याय की पार्टियों द्वारा प्रयुक्त होती है। कौन सा? तो रेनबो कोलिशन। अगला प्रश्न है जेम्स मैनर के अनुसार भारत में राजनीतिक दलों का ह्रास किस दौर में शुरू हुआ? तो राजनीतिक दलों का जो ह्रास होता है यह इंदिरा गांधी के काल 1970 के दशक में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है आम आदमी पार्टी को किस प्रकार की पार्टी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? यह उत्तर वैचारिक पार्टी के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है या जन लुभावनवादी पार्टी के रूप में। अब हम देखते हैं यूनिट 9 इसी मतलब इसका सेक्शन 9 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP प्रणाली जो है यह किस देश से ली गई है? यह ब्रिटेन यानी कि यूके से ली गई, यूनाइटेड किंगडम से। अगला प्रश्न है VS तारकुंडे समिति 1974 और दिनेश गोस्वामी समिति 1990 का संबंध किससे है? तो इन दोनों का संबंध जो है यह चुनाव सुधार से है। किनसे है? तो चुनाव सुधार से है। अगला प्रश्न है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है भारत में EVM का पूर्ण रूप से सभी चुनावों में प्रयोग पहली बार कब हुआ? तो यह 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सभी विधानसभाओं में हुआ। अगला प्रश्न है चुनावी बॉन्ड योजना जिसे 2024 में असंवैधानिक घोषित किया गया किस वर्ष शुरू की गई थी? तो चुनावी बॉन्ड योजना जो है यह 2018 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है नोटा नन ऑफ द एबव का विकल्प सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय के बाद लागू किया गया? तो PUCL बनाम भारत संघ 2013 के बाद। किसके बाद? तो PUCL बनाम भारत संघ 2013 के बाद। अगला प्रश्न है योगेंद्र यादव और पलसीकर ने भारतीय चुनावों में तीसरी प्रणाली यानी थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम की शुरुआत कब से मानी? तो 1989 के बाद गठबंधन युग की शुरुआत से मानी। अगला प्रश्न है भारत निर्वाचन आयोग में बहुसदस्यीय प्रणाली किस वर्ष स्थापित की या किस वर्ष लागू की गई या किस वर्ष से अस्थायी रूप से लागू हुई? तो 1993 से यानी कि 1993 से भारतीय निर्वाचन आयोग जो था वह बहुसदस्यीय प्रणाली बन गया। अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान की किस अनुच्छेद या अनुसूची में है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है यह किस अनुसूची में है? यह 10वीं अनुसूची में है और जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें बोला गया कि कोई भी राजनीतिक दल अगर 2/3 स्थानांतरित करती है तो इसे दल बदल नहीं माना जाता है। वहीं अगर 1/3 करती है तो इसे दल बदल माना जाता है, इसे अयोग्य ठहरा दिया जाता है। अगला प्रश्न है वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है और इसे चुनावी पारदर्शिता के लिए कब लाया गया? तो इसका पूर्ण रूप है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या है? तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसे 2013 में
नागालैंड के चुनाव में पहली बार इस्तेमाल किया गया? कहां? तो नागालैंड के चुनाव में पहली बार इस्तेमाल किया गया। अगला प्रश्न है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता को लागू कानूनी आधार प्राप्त है या नहीं? इसे कानूनी आधार प्राप्त नहीं है। यह राजनीतिक दलों की सहमति से बना एक नैतिक दस्तावेज है। क्या है? तो राजनीतिक दलों की सहमति से बना एक नैतिक दस्तावेज है। अगला प्रश्न है परिसीमन आयोग के आदेशों को किस न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसके? तो डिलिमिटेशन कमीशन के आदेशों को। अगला प्रश्न है अच्छा चुनौती नहीं दी जा सकती है, साथ में मिश्रित और उच्च स्तरीय। अच्छा अब हम लोग देखते हैं मिश्रित और हाई लेवल के प्रश्नों को, इसमें देखते हैं हम लोग 91 से 100 देखेंगे इधर नीचे। अब इसमें पहला प्रश्न है क्रिस्टोफर जाफर लोट ने भारत को कैसा लोकतंत्र कहा? तो यह जाति आधारित लोकतंत्र कहा। क्या कहा? तो यह जाति आधारित लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है भारतीय या भारत में संघवाद एक साथ आने यानी कमिंग टुगेदर का नहीं बल्कि एक साथ रखने यानी होल्डिंग टुगेदर का परिणाम है। यह वर्गीकरण किसका है? यह अल्फ्रेड स्टेपान का है। किसका है? तो अल्फ्रेड स्टेपान का है। क्या है कि भारत में संघवाद जो है वह एक साथ आने का नहीं बल्कि एक साथ रखने का है। अगला प्रश्न है पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक क्लासिकल पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं रजनी कोठारी। कौन है? तो रजनी कोठारी। अगला प्रश्न है राज्य की स्वायत्तता की मांग को लेकर राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में किया गया था। किसके द्वारा? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1969 यानी कि 1969 में किया गया था। अगला प्रश्न है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में मुख्य अंतर क्या है? तो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या अंतर है? तो ओपिनियन पोल चुनाव से पहले होता है, वहीं एग्जिट पोल मतदान के तुरंत बाद होता है। कंचन चंद्रा ने भारत को किस प्रकार का राज्य कहा है? तो संरक्षणवादी लोकतंत्र कहा है। क्या कहा है? तो संरक्षणवादी लोकतंत्र कहा है भारत को। अगला प्रश्न है हंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु संसद का क्या अर्थ है? तो हंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु संसद का अर्थ है जब किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता हो। क्या? तो जब किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता हो तब उसे हंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु संसद कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में व्हिप की अवधारणा किस देश से ली गई है और यह क्या इसका उल्लेख संविधान में है? तो यह ब्रिटेन से ली गई है और इसका भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। कहां से? तो ब्रिटेन से ली गई है और भारतीय संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है जोया हसन के अनुसार भारतीय राजनीति में कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण था सामाजिक गठबंधन का टूटना और वैचारिक अस्पष्टता आना। क्या आना? तो सामाजिक गठबंधन का टूटना और वैचारिक अस्पष्टता होना। अगला प्रश्न है पीपुल्स डेमोक्रेसी की अवधारणा किस भारतीय पार्टी की विचारधारा है? तो यह सीपीआई मार्क्सवादी यानी कि सीपीआईएम की विचारधारा है। क्या? तो पीपल्स डेमोक्रेसी। दोस्तों आपके द्वारा झार शिक्षा के द्वारा बुकलेट तैयार किया गया है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो जिनको भी चाहिए ये अभी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आपको रिवीजन करना है वीडियो लेक्चर के थ्रू से इस 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को, तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का जो प्राइस है अभी है 999 है, इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो जिनको भी ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ में आपको कोर्स में 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।